1959 से लेकर 1961 के बीच चाइना में दुनिया का सबसे खौफनाक फेमाइन आता है। इन 3 सालों के दौरान भुखमरी से लगभग 6 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। इस फेमाइन का कारण सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही नहीं था, बट सरकार की कुछ घटिया पॉलिसीज़ भी थी। चलिए जानते हैं द ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन को डिटेल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना उस दौरान इंडिया की तरह एक बड़ा एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करता था, बट 1988 से 1998 के बीच चाइना में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। लेकिन उससे पहले चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थी। एंड इसी चीज़ को बदलने के लिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग एक सोशल एंड इकोनॉमिक कैंपेन लाते हैं 1958 से 1962 के बीच, जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी बोला जाता था। एंड इस पॉलिसी के दौरान चाइना का मेन एम था एग्रेरियन इकोनॉमी से उठकर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनना, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में पीपल कम्यून का फॉर्मेशन किया गया, जो तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से सबसे हाईएस्ट, बट सिर्फ रूरल एरियाज़ में, नॉट इन अर्बन एरियाज़। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान फार्मिंग पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस लाए गए। जितने भी लोग इंडिविजुअली अपने प्लॉट्स पे फार्मिंग करते थे, इन सब को ऐसा करने से मना कर दिया गया। इससे पहले हर फार्मर अपने अपने पर्सनल प्लॉट पे इंडिविजुअली फार्मिंग कर पाता था। एंड ये सारे प्लॉट उस दौरान खुद सरकार ने ही लोगों को दिए थे, ताकि हर इंसान खुद खेती करके खा सके। बट इस पॉलिसी के बाद जितने भी प्लॉट सरकार के द्वारा लोगों को दिए गए थे, उन प्लॉट पे अब सरकार अपनी मनमानी करने लगी और एक ही प्लॉट पे एक से ज़्यादा लोगों को फार्मिंग करने के लिए कहा गया। और जो भी उस पर उगाया जाता था उसका ज़्यादातर पार्ट सरकार ले जाती थी और बचा हुआ पार्ट भी डिस्क्रिशनरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसका मतलब सारी मेहनत मेरी, खेती भी मैं ही करूं, फसल का ध्यान भी मैं ही रखूं, और उसका आउटपुट जो होगा उसमें से भी ज़्यादातर हिस्सा सरकार ले जाएगी और बचा हुआ हिस्सा मुझे मिलेगा कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एंड इसका गहरा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ने लगा, बिकॉज डिमांड तो ज़्यादा हो गया बट उस हिसाब से ग्रेन्स वगैरह की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे चाइना भी फेमाइन की तरफ बढ़ने लग गया था। हर रीजन में फेमाइन की कंडीशन एक रीजन से अलग थे, यानी चाइना में फेमाइन एक ही समय पे नहीं आया, बल्कि फेमाइन का टाइमलाइन पूरे चाइना में अलग अलग था। इस फेमाइन के चलते लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस भी आने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि मैस हॉल्स में एक्सेसिव ईटिंग के कारण फेमाइन हुआ है, यानी एक तो फसल कम उगाए जा रहे थे और जो थोड़े बहुत अमाउंट में बचा कुचा गेहूँ चावल थे वो भी मैस में हाई अमाउंट में कंज्यूम किया जा रहा था। एक स्कॉलर का भी यही कहना था कि अगर मैस हॉल्स में एक्सेसिव ईटिंग ना होता तो 1959 तक फेमाइन की सिचुएशन शायद ना होते। एक दूसरा बड़ा दावा ये भी किया जा रहा था कि कुछ एरिया में प्रोडक्शन तो अच्छी खासी थी, बट उन एरियाज में अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। यही कंडीशन चाइना के हुई जियांगसी प्रोविंस में था। इन एरियाज में फूड आउटपुट में कोई भी कमी नहीं थी, बट वही बात, फूड की अवेलेबिलिटी इन एरिया में ठीक से नहीं हो पा रही थी, बिकॉज डिस्क्रिशनरी तरीके से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। इसके अलावा सरकार ने प्रोडक्शन को कम करने के लिए एक नए प्रकार का कल्टीवेशन के टेक्निक का इजाद किया, जिसको क्लोज प्लांटिंग बोला जाता था। इस टेक्निक में पहले प्लांट्स की डेंसिटी को 3 गुना कर दिया जाता था एंड फिर 2 गुना कर दिया जाता था। इस प्लांटिंग का मेन प्रिंसिपल था कि एक ही प्रजाति के पौधे एक दूसरे का कंपटीशन नहीं कर सकते थे एंड अल्टीमेटली प्लांट्स की ग्रोथ रुक गए और फसल कम होगी। लेकिन फिर भी सरकार ज़बरदस्ती अपना हिस्सा तो लेती ही थी। एंड अब आप ये आर्टिकल पढ़ो, जिसमें लिखा है कि जिनजियांग में रहने वाले लोग ग्रेन्स वेयरहाउस के आगे गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, चेयरमैन माओ सेव्स अस, हमें भूख लगी है, प्लीज़ हमें ये गेहूँ की बस्ते ले जाने दे। बट किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगर वो दरवाज़ा खोल दिया जाता तो उस दिन हज़ारों या करोड़ों लोगों की जान बच जाती। आफ्टर दैट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक न्यू कैंपेन और लॉन्च किया, जिसको 4 पेस्ट कैंपेन बोला जा रहा था। इस कैंपेन के दौरान सभी को ऑर्डर दिया गया कि मॉस्क्यूटोज, रैट्स, फ्लाइज एंड स्पैरो जहाँ दिखे वहाँ मार दो। एंड अनफॉर्चुनेटली स्पैरो की संख्या दिन ब दिन लगातार कम होने लगी। एंड रीज़न, खेतों में फसल खाने वाले कीड़े तेज़ी से बढ़ने लगे। अब क्योंकि स्पैरो ही इन्हें खाते थे, अब इनकी संख्या तो कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन कीड़ों को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया और ये फसल का नुकसान करते चले गए। इसके बावजूद भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सभी लोगों के मन में ये भ्रम पैदा करती रही कि इस साल तो हमारे फसल की पैदावार पिछले साल से कई ज़्यादा हुई है, बट एक्चुअली में प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो चुकी थी। सिचुआन प्रोविंस में ग्रेन की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी थी, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ज़्यादा बता रही थी। गांसू में ग्रेन्स की प्रोडक्शन 42,73,000 टन से डिक्लाइन हुई थी।
ये सब करने के पीछे सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव था, चाइना को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना, जिसकी वजह से लोगों को एग्रीकल्चर से हटाकर आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में लगा दिया गया। बट जब पेट ही भरा नहीं होगा तो दिमाग कहाँ से काम करेगा। ना ही आयरन एंड स्टील की सही से प्रोडक्शन हो पा रही थी, ना ही फसल उग रहे थे। इसके अलावा बची खुची फसल का नुकसान करने बाढ़ आ गई। 1958 में येलो रिवर में फ्लड आया, जिसने हेनन प्रोविंस एंड शेंडोंग प्रोविंस को बुरी तरीके से अफेक्ट किया। करीब 7 लाख लोग इस बाढ़ से अफेक्ट हुए थे। ये बाढ़ का पानी तेजी से खेतों में पहुंचने लगा और फसल का नुकसान करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया एंड इस रेस्क्यू टीम में ज़्यादातर किसान ही शामिल थे। जिन भी लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू किया जाता था, उन लोगों को ज़बरदस्ती नदी किनारों की मरम्मत में लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो अपने खेतों की देखभाल नहीं कर सकते थे एंड अनफॉर्चुनेटली जितने भी फसल उगाए गए थे वो भी पानी के साथ बह गए।